बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। आज हमने उसका सेक्शन 25 ऑनवर्ड पढ़ना है। मैं पहले कह चुका हूँ मुश्किल काम डेफिनेशन वाला हम कर चुके हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी जो है वो भी रीडिंग जो है वो साथ के साथ करवा रहा हूँ। होप कि आपने ओवरऑल स्टैट्यूट्स का सेक्शन, टोटल सेक्शन, चैप्टर, ये वो उसका आपने चार्ट बनाया, आप उसको भी देख रहे हैं। होप कि मैं आपसे देखता हूँ कि जो से उम्मीद करता हूँ कि जो प्रॉपर जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे फेड गवर्नमेंट्स के नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे पनिशमेंट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि ईयर्स हो गया, डेज हो गए, ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेता है पेपर में ना, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में जो है वो साथ के साथ अपने जो है वो टेबल की सूरत में आप उसको जो है वो अपडेट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आगे चलते हैं, और एक चीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बताया था कि आपने कैसे इंडेक्स के ऊपर ग्रिप रखनी है। जैसे जैसे आपने सेक्शन पढ़ते चले जाना है, वैसे वैसे आपने अपना इंडेक्स जो है वो बनाते चले जाना है। जैसा कि ये आपके सामने इंडेक्स है, होप कि आपने यहाँ तक अपना इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हाथ से लिख के अपना इंडेक्स जो है आपने इसी तरह बना लिया है, और अब आप उसको बार बार देख भी रहे हैं और उसकी एक स्कीम जो है उसको भी याद कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 के ऊपर थे, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन से है, चैप्टर से ही वाज़ेह है कि ये बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 20 में हमने पढ़ा था कि पावर टू इशू वारंट, कि कब एक शख्स को कोई सर्च की जा सकती है या किसी शख्स को वारंट अरेस्ट किया जा सकता है बाय इशूइंग वारंट। वारंट कौन इशू करेगा? वो स्पेशल कोर्ट इशू करेगी, और और उसकी ग्राउंड क्या थी? रीज़न टू बिलीव थी। अब ये एक स्मार्ट स्टडी है उसको याद रखने के लिए ना, ठीक है। फिर सेक्शन 21 में था मे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो छोटा सा नोट भी आ सकता है या वो पूछ सकता है पेपर में कि बताएं व्हाट आर द सर्कमस्टांसिस वेयर पुलिस मे अरेस्ट विद अ वारंट और विदाउट वारंट, ठीक है। तो वो आपने उसके अंदर जो है वो आपने लिखना होगा। तो वो उसमें ये था कि जब उसका एब्सकॉन्डेंस की एप्रीहेंशन ऑफ एब्सकॉन्डेंस हो या टेम्परिंग विद एविडेंस हो, तो उस सूरत में वो सेक्शन 21 के तहत बगैर वारंट के भी उस बंदे को क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, सेक्शन 22 में हमने पढ़ा था कि उसकी पावर्स हैं उस ऑफिसर की, नॉट द बिलो द रैंक ऑफ एसआई, कि वो जो है वो क्या कर सकता है? कोई भी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकता है और किसी भी शख्स को जो है वो अरेस्ट कर सकता है। अगेन बात ये होगी कि उसकी ग्राउंड्स क्या होंगी, वो रीज़न टू बिलीव होगा, वो आप सेक्शन पढ़ के उसको हाईलाइट कर ले, मैंने पिछले लेक्चर में आपको हाईलाइट करवाया था। अच्छा, सेक्शन 23 के अंदर जो है वो फिर उसकी पावर्स है कि वो किसी भी गाड़ी को रोक के उसको सर्च जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो आप ये देखें, आप सेक्शन 20, 21, 22, 23 जो है और 24 जो है वो आप लिख सकते हैं उसके अंदर, और 20 में लिख सकते हैं कि पावर टू सर्च एंड अरेस्ट सस्पेक्टेड पर्सन विद द वारंट ऑफ द कोर्ट, और सेक्शन 21 में लिख सकते हैं विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट। तो ये पावर्स वाला क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव जो है पेपर में आ सकता है। आई फर्मली बिलीव कि अगर आपका इंडेक्स के ऊपर आपकी ग्रिप है तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 24 अंडर कंट्रोल, अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन, ये हमने बड़ा पढ़ा था कि फिल्मों की तरह जो है वो जानबूझ के जैसे किसी को एक वो फेंका जाता है, क्या कहते हैं कि वो किसी को ट्रैप करने के लिए वो दाना डाला जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जाल बिछाना। किसी ने मुझे कहा था कि सर ये कंट्रोल डिलीवरी और कंट्रोल सब्सटेंस में क्या फ़र्क है? तो कंट्रोल डिलीवरी ये है कि जानबूझ के किसी बंदे को ये जानने के लिए कि आया ये इस काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो खुद ब खुद ही अपने बंदे छोड़ दिए जाते हैं जो जाके उनको कहते हैं, लेने देने की बात करते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो अपने ड्रग को भी जो है वो, लेकिन उसको फेडरल गवर्नमेंट वॉच कर रही होती है, उसकी परमिशन से वो सारा कुछ हो रहा होता है। तो उनकी परमिशन से वो ड्रग बाहर के मुल्क भी जा रही होती है, आ रही
भी हो रही है। मकसद ये होता है कि तय तक पहुंचा जाए कि इस बिजनेस में कौन कौन बंदा जो है वो इन्वॉल्व है। फिर किसी ने कहा सर कंट्रोल डिलीवरी के साथ कंट्रोल सब्सटेंस में क्या फ़र्क है? तो कंट्रोल सब्सटेंस तो ये था ना कि ड्रग को तैयार करने के लिए, अब एक ड्रग जो है उसका असर जो है वो आपके लिए फैटल भी हो सकता है, ठीक है, या उसके जायके को कंट्रोल करने के लिए जो वो मटेरियल इस्तेमाल होता है ताकि उसका वो जायका हस्बे जायका जो है वो सेट किया जा सके, तो वो उसको जो है वो हम कहेंगे कि वो कंट्रोल सब्सटेंस है। मैं ऐसे ही आपको मिसाल देता हूँ, प्रैक्टिकली हो सकता है रेलिवेंट ना हो, कि अगर ड्रग में जो है वो चीनी का इस्तेमाल होना है तो वो चीनी बजाते खुद तो ड्रग नहीं है, लेकिन चूंकि वो इस नीयत से ली गई है कि वो ड्रग में इस्तेमाल होगी तो उसको कहेंगे कंट्रोल सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 25, वो कहता है मोड ऑफ मेकिंग सर्च एंड अरेस्ट। देखिए ऊपर पावर थी कि वो अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, और सेक्शन 25 उसका जो है वो क्या है, वो मोड बताता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं ये क्या है, जो वो मोड बताना चाह रहा है ये क्या है। तो काश मैं सामने ये हाईलाइट भी कर सकता होता, वो क्या कहते हैं, या मुझे आप में से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताए कि मैं साथ के साथ अगर कोई पॉइंट जो है उसको हाईलाइट करना चाहूँ, क्योंकि ये या फिर मैं माउस रखता हूँ, अदरवाइज ये मुझे ना कंफर्टेबल नहीं है लैपटॉप। अच्छा जी, मोड ऑफ मेकिंग सर्च एंड अरेस्ट, द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ दोज सेक्शन 103 shall mutatis mutandis apply to all searches and arrests in so far they are not inconsistent with the provision of section 20, 21, 22 and 23 to all warrant issues and arrest and search made under these sections on है। चलो चलो निकलो यहाँ से, मैंने कहा। अच्छा ये वो हमने उधर पढ़ा हुआ है सीआरपीसी के अंदर, कि वो मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सेक्शन 46, 47, 48, 49 और मेरा 50 तक जाता है, जो बताता है मोड ऑफ सर्च, बताता है कि वो बंदे को जो है वो बताता है कि बंदे को अरेस्ट कैसे करना है, कितनी फोर्स इस्तेमाल करनी है, और फिर किस तरह से घर में कैसे एंटर होना है, और किस तरह से वो जाके उसको जो है वो बंदे की सर्च करनी है। तो ये बेसिकली वो कह रहा है 103 के अलावा बाकी सारी प्रोविजन जो है सीआरपीसी की, वो सर्च की बाबत और अरेस्ट की बाबत जो है वो अप्लाई होंगी, ठीक है। फिर मुझे जहाँ तक याद है वो ये है कि सेक्शन 100 है, वो है या सेक्शन 100 या 101, 102, वो है सर्च ऑफ अ पर्सन, ठीक है, सर्च ऑफ ए पर्सन। और एक सेक्शन है 165 और वो है सर्च ऑफ अ हाउस या प्रीमिसेस। तो वो 165 भी अप्लाई करेगी, सिर्फ सेक्शन 103 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि ये सीआरपीसी से रिलेटेड जो है वो सेक्शन है। अच्छा उसके बाद है पनिशमेंट फॉर विकेशियस एंट्री, सर्च, सीजर और अरेस्ट। अगर कोई बंदा जानबूझ के गलत, अच्छा फर्ज कर विकेशियस का आपको नहीं आता मतलब, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने वो उर्दू वाला स्टैचू जो है उसको आपने खोल लेना है, तो फिर आपने वहाँ पे जाके तो कौन सा सेक्शन था ये, सेक्शन 25 ना, एक मिनट, दफ़ा 25, चल ये 22, लो शाबाश, उसने उल्टा ही स्कैन कर दिया। ये देखें, तलाशियां लेने और गिरफ्तार करने का तरीका नहीं 26 है, बिला जवाज दाखिला। देखो तो वोकेशियस का मतलब कैसा जबरदस्त मतलब जो है वो मिल गया, बिला जवाज जो है वो दाखिला तलाशी, या वो उसकी जो है उसकी क्या जो है वो सजा होगी, ठीक है। एनी पर्सन empowered under section 20 or 21 who without reasonable ground of suspicion enter or searches or causes to be entered or search any building, place, premises or conveys vexatiously and unnecessarily seize the property of any person on the pretense of seizing or searching for any narcotic, drug, psychotropic substance, controlled substance or any other article or document relating to any offence under this act। बहुत इजी वर्डिंग है, और प्लस साथ में चूंकि साथ में जो है वो क्या कहते
सकते हैं, वो उर्दू वाला भी काम मौजूद है। लिहाजा अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं इस पे अब ज़्यादा देर जो है वो नहीं ठहरूँगा, ठीक है? मैं ज़्यादा देर उसके ऊपर जो है वो नहीं ठहरूँगा और मैं आगे चलूँगा, ठीक है? अच्छा, viciously and unnecessarily detain, search or arrest any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 25,000 रुपीज़। तो ये उसकी सज़ा है उस बंदे की, उस ऑफिसर की जो बिला वजह ये काम करेगा कि उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है और 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप मैं याद करवा सकूँ तो हमने वो पनिशमेंट का जो है वो हमने बनाया है टेबल। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये सेक्शन 26 की पनिशमेंट भी ऐड कर छोड़ी थी और ये था इम्प्रिजनमेंट विच जो कि कम होगी या बराबर होगी 3 साल के। क्या मतलब? सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स और फाइन होगा जो कि कितने से कम होगा, विच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़। तो वो आपका टेबल भी साथ अपना जो है वो आप अपडेट कर लें, ठीक है? अच्छा, एक दफ़ा फिर जो है हम वो इंडेक्स को देखते हैं। सेक्शन 26 हमने पढ़ लिया, उसकी पनिशमेंट क्या है। अब है डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज। देखें, उसने सेक्शन 20 और 21 के तहत जो है किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया है या उसने कोई प्रेमिसेस जो है वहाँ से कोई आर्टिकल उसको सीज कर लिया है। उसको क्या कर लिया? सीज। सीज क्या होता है? इमीडिएटली उसका जो है वो उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो अब उसने क्या करना है ये कौन बताएगा? सेक्शन 27। तो फिर आप देखिए ना, एक स्कीम बन रही है कि भाई 20-21 में पावर दी थी, जो उस पावर का गलत यूज करेगा उसकी सजा सेक्शन 26 में होगी। और फिर अगर सेक्शन 20-21 के तहत उसने वो कर लिया है कोई काम, तो उससे अगला स्टेप सेक्शन 27 में दिया है। तो बच्चों, ये वो चीज़ है कि अगर स्कीम के तहत इंडेक्स को साथ लेके चलोगे तो आपको सेक्शन याद होगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद अब मैं सेक्शन 27 पढ़ने लगा हूँ। डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज। एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज अंडर वारंट इशूड अंडर सेक्शन 20 शैल बी फॉरवर्ड विदाउट डिले टू अथॉरिटी बाय होम द वारंट वाज इशूड। लो जी, अगर सेक्शन 20 के तहत अरेस्ट हुआ है तो जिसने वारंट इशू किए थे उसके सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। एंड एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज अंडर सेक्शन 20 और सेक्शन 21। क्या है, आज मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? ये देखो, चलो भागो यहाँ से, चलो बाबा, ऑन है, देख लो ऑन है, ठीक है। Shall be forwarded without delay to the officer in charge of the nearest police station and the special court having jurisdiction, ठीक है। बेसिकली ये जो है वो ये कह रहा है कि अगर वो वारंट के साथ बंदे को अरेस्ट किया गया फिर तो उसी कोर्ट के सामने उसको पेश कर दिया जाएगा जिसने वारंट जारी किए थे। लेकिन अगर विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो उसके पास उसको ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है उसको 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, द अथॉरिटी और ऑफिसर टू होम एनी पर्सन और आर्टिकल इज forwarded under this section shall with all convenient dispatch take such measures as may be necessary under the law for disposal of such person or article, ठीक है। और वो अथॉरिटी या ऑफिसर जिसको वो बंदा जो है वो बंदा या आर्टिकल फॉरवर्ड किया गया है वो क्या करेगा? वो हर वो प्रिकॉशनरी मेजर लेगा जो कि उस बंदे को मुतलका जगह पे पहुंचाने के लिए या उस आर्टिकल को जो है वो सेव करने के लिए जो है वो ज़रूरी होगा। जैसे वो पार्सल बनाना, फिर उसको आगे फोरेंसिक के लिए भेजना, व्हाट्सएवर। तो ये उसकी जो है वो बात कर रहा है। तो बच्चों हो कि मेरा ख्याल है कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई सेक्शन 27 की, जो कि बात कर रहा था कि सेक्शन 20-21 के बाद जो अगला काम होगा वो सेक्शन 27 में होगा कि उसको बंदे को या आर्टिकल को मुतलका जज साहब के रूबरू जो है स्पेशल कोर्ट के रूबरू उसको पेश करना है। उसके बाद सेक्शन 28 है, वो कहता है पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड जस्टिस विद पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब सेक्शन 28 जो है वो क्या कहता है? सेक्शन 28 कहता है
फेडरल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट अगेन मैंने आपको इसके बारे में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिप बताया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावरें याद कर लो और प्रोविंशियल और फेडरल की जो कॉमन पावर्स हैं वो कर लो, तो बाकी सारी फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, ठीक है, चाहे वो 40-50 हों। द फेडरल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी ऑफिसर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और एनी अदर ऑफिसर विद in their respective jurisdiction with the power of officer in charge of a police station for the investigation of offence under this act। तो सेक्शन 28 ये बताता है कि जाहिर बात है अब जो आईओ है उसने इस प्रोविजन इस एक्ट के तहत जो है वो क्या करना है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो फिर वो पूरी सीआरपीसी तो यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती 550 सेक्शन, तो उन्होंने उसका आसान हल ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करेगी कि भाई ये जो बंदा है ये सीआरपीसी के प्रोविजन एक्सरसाइज करते हुए इन्वेस्टिगेशन करेगा। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। प्रिजम्पशन फ्रॉम presumption from possession of illicit article in trial under this act, it may be presumed unless and until the contrary is proved that the accused has committed an offence under this act in respect of any narcotic drug, psychotropics or controlled substance, any cannabis, coca, opium plant growing on any land which he has cultivated। यानी सेक्शन 29 ये कहता है कि प्रज्यूम यही किया जाएगा कि इस बंदे ने ये काम किया है, ये बंदा जो है इसी से चूंकि वो क्या कहते हैं कि उसने वो ऑफेंस किया है या उसने जानबूझ के खुद से जो है वो प्लांट जो हैं वो उगाए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो प्रिजम्पशन रिबटेबल प्रिजम्पशन होगी, लेकिन उसने कहा नहीं इट मे बी प्रिज्यूम अनलेस एंड अनटिल कंट्री इज प्रूव्ड, लेकिन उसको रिबट करेगा वो एविडेंस के साथ कि मेरा नॉलेज नहीं था, मेरा इल्म नहीं था, मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन प्रिजम्पशन बेसिक प्रिजम्पशन यही होगी कि उसने ये काम जो है वो किया है। उर्दू में भी मिला के पढ़ लीजिएगा अगर कहीं पे कोई इशू हुआ। एनी ऑपरेटर स्पेशली डिजाइंड और एनी ग्रुप ऑफ स्पेशली अडॉप्टेड फॉर adopted for the production or manufacture of any narcotic drug, psychotropic or controlled substance। और कोई भी मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट्स जो कि ड्रग की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हों वो जो है उस बंदे से रिकवर हो जाए, तो प्रिजम्पशन यही होगी अगेन कि उस बंदे ने जो है वो ऑफेंस जो है वो किया। कौन सा ऑफेंस? वो जो हम याद करें सेक्शन 4 में पढ़ा था, कोई पौधा नहीं लगाएगा, सेक्शन 5 उसकी पनिशमेंट बताता था, सेक्शन ये 6 ये था कि कोई तैयार नहीं करेगा, कोई बेचेगा नहीं, सेक्शन 7 कहता था कि वो कोई शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सेक्शन या मशीनरी नहीं लगाएगा, सेक्शन 8 फिर बताता था कुछ स्मगलिंग ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, और फिर सेक्शन 9 उसकी जो थी वो पनिशमेंट्स बताता था, फिर उसके बाद और भी पनिशमेंट थी। तो ये अब उसके बारे में वो प्रसम्पशंस का इजहार कर रहा है, ठीक है। एनी मटेरियल विच हैज अंडरगोन एनी प्रोसेस टुवर्ड द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक सेक्टर आर कंट्रोल्स और एनी रेजिड्यू लेफ्ट ऑफ द मटेरियल from which an operator controls has been produced or made for the possession of which he fails to account satisfied। लो जी, उससे वो मटेरियल पकड़ा जाए जो कि ड्रग तो नहीं है, लेकिन वो ड्रग के इस्तेमाल के लिए, ड्रग तैयार करने के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है, तो प्रिजम्पशन यही होगी कि ये उसने ड्रग तैयार करने के लिए रखा हुआ था, जब तक कि वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दे। तो हो कि आपको सेक्शन 29 की समझ आ गई। और सेक्शन 30 है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट इन सर्टेन केसेस वेयर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड और फर्निश्ड or has been seized from the custody or control of any person, the special court shall presume, unless the contrary is with that the signature and every other part of the which purport to be in the handwriting of any party which is the special court may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular in that person's handwriting, and presume यही किया जाएगा
कि अगर ये कहा गया है कि ये उसकी हैंड राइटिंग में है या साइन इसकी है, तो प्रजम्पशन यही होगी कि साइन भी उसकी है, हैंड राइटिंग भी उसकी है, अनलेस कि वो उसको साबित करे कि मेरी नहीं है। एनी पार्टिकुलर इन द पर्सन हैंड एंड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड दैट इट वाज एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय whom it purport to have so been executed or attested। ठीक है, मसलन एसेट्स का इशू है कि आया ये एसेट्स जो हैं वो ड्रग के कारोबार से किए गए हैं या नहीं किए गए, तो वो एक डॉक्यूमेंट के बारे में उसके सिग्नेचर अगर उसी बंदे के एलिजिबली उसी बंदे के सिग्नेचर है तो प्रज्यूम यही किया जाएगा उसी के हैं, हैंड राइटिंग उसी की है, उसी ने इसको एग्जीक्यूट किया है, अनलेस के वो कहे कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। ठीक है, हैव बीन सो एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड। अच्छा जी, स्पेशल कोर्ट शैल एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉट विल सेंड दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस। और अगर वो डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ उस पर स्टैंप नहीं लगी हुई तो उसको इम्पाउंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो स्टैम्प्ड है, बशर्ते कि वो एज ए एविडेंस एडमिसिबल हो। प्रज्यूम अनलेस कंटेंट इज प्रूव्ड दैट द ट्रूथ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट। और कोर्ट ये भी समझेगी कि वो जो उसके कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के वो भी ट्रू हैं, अनलेस के वो साबित करे कि नहीं जी ये तहरीर जो है मेरी मर्जी से जो है वो नहीं लिखी गई। तो ये भी एक प्रजम्पशन है। छोटा सा फिर आपको जो पेपर में जो है वो एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिजम्पशंस जो हैं वो क्या हैं अंडर CNS से, तो वो आप काफ़ी सारी जो हैं वो आप लिख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन ऑफ मे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इन कनेक्शन विद द contravention of any provision of this act call for info from any person for the purpose of setting himself whether there has been any contravention of the provision of this act or any rule are made thereunder। सेक्शन 31 सब सेक्शन ये कहता है कि वो ऑफिसर जो कि सेक्शन 21 के तहत जो है वो सर्च कर रहा है या बंदे को अरेस्ट कर रहा है, वो इस चीज़ पे अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए कि क्या इस एक्ट के अगेंस्ट कोई काम हुआ है या नहीं हुआ, वो किसी भी शख्स को कुछ भी बात जो है वो उससे पूछ सकता है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि उसने जो है वो क्या कहते हैं कॉल फॉर इन्फॉर्म एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग हिमसेल्फ, खुद को इस चीज़ पे कंफर्म करने के लिए कि उस बंदे ने अगेंस्ट द एक्ट कोई काम किया या नहीं किया। देखिए ना, हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक पनिशमेंट तो दी हैं, अगर कोई ऐसी पनिशमेंट भी हो सकती है कि स्पेसिफिकली वो पनिशमेंट नहीं दी लेकिन उसने इस एक्ट की कोई प्रोविजन को जो है वो उसने वो किया है, वायलेट किया है, तो उस सूरत में भी उसको सज़ा जो है वो मिलेगी। Require any person to produce or deliver any document or thing useful or relevant to the इंक्वायरी। ठीक है, तो किसी भी बंदे को कह सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करो या उसको मुहैया करो या वो चीज़ दो, ठीक है, जो कि इंक्वायरी से रिलेटेड हो। एग्जामिन एनी पर्सन अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, किसी भी बंदे के वो बयान जो है वो लिख सकता है जिसके बारे में इसको हाईलाइट कर लें, अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आई थिंक सेक्शन 160 में भी ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। रिक्वायर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एरियल फॉर्मेट टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन व्हाटसोएवर, वो किसी भी अदारे से भी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो तलब कर सकता है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। सेक्शन 20, 21, 22, 23 में पावर थी, 24 भी पावर थी, 25 में उसका तरीकेकार था पावर को एक्सरसाइज करने का, 26 में अगर वो पावर मिसयूज की जाती है तो उसकी सज़ा थी, 27 ये कहता था कि पावर एक्सरसाइज करने के बाद अगर कोई बंदा अरेस्ट हो गया है या कोई आर्टिकल रिकवर हो गया है तो उसका क्या करना है। सेक्शन 28 जो है वो पावर कंफर कर रहा है सेक्शन CRPC की उस आईओ के ऊपर। तो अगर पावर्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारे सेक्शन ही लिख रहे हैं। और सेक्शन 29, 30 प्रजम्पशन के बारे में था, सेक्शन 31 भी पावर्स के बारे में था। और अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 32 आर्टिकल्स कनेक्टेड विद नारकोटिक्स।
Whenever any offence has been committed which is punishable under this act, the narcotic drugs, psychotropic substance, or foreign material apparatus and utensils in respect of which or by mean of which such offence has been committed shall be liable to be confiscated. तो आप मेरा वो लेक्चर याद करें जो मैंने आपको बताया था कि सीजर, कन्फिस्केशन और उसमें फ़र्क क्या है। तो वो देखें, वो फ़र्क अब जो है वो सामने आ रहा है कि सबसे पहले उसने सेक्शन 20 और 21 के तहत जो है जो भी आर्टिकल उसको लगा कि सस्पेक्टेड है उसने उसको क्या कर लिया, उसने ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या कर लिया, सीज कर लिया। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 27 आया जिसने कहा कि चलो तुमने इसको सीज तो कर लिया है, अब तुम अपनी, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, तुम इसको कोर्ट में पेश कर दो। उसने कोर्ट में जो है वो क्या किया, वो पेश कर दिया। अब सेक्शन 32 ये बताता है कि अब वो जो पेश किया गया है वो क्या कहते हैं, वो ड्रग या वो जो आर्टिकल किया गया है, अब उसका अंजाम क्या होगा। तो वो सब रूल 1 कहता है, वो कहता है व्हेनेवर एनी ऑफेंस हैज बीन व्हिच इज अंडर द नारकोटिक ड्रग्स और मटेरियल शैल बी लायबल टू बी कन्फिस्केटेड, कि उनको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि साबित हो जाए कि वो ड्रग तो होनी है, ये साबित हो जाए कि वो जो आर्टिकल वगैरह जो थे, अच्छा ये उसकी बात कर रहा है, सॉरी, ये सिंपल बात कर रहा है ड्रग की, और उसके साथ जो वो सामान था उसको बनाने वाला, उसको वो कन्फिस्केट हो जाएगा। Any narcotic drug, psychotropic or controlled substance lawfully imported, transported, manufactured, possessed or sold along with or in addition to any narcotic substance which is liable to come under substance and the receptacles or packages and the vehicle, vessel and other conveyances used in carrying such drug and so shall like be liable to be confiscation। और उन नारकोटिक ड्रग्स को लाने ले जाने के लिए जो भी सवारी इस्तेमाल हुई है वो भी क्या होगी, वो भी कन्फिस्केट होगी, प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर आपको इसकी थोड़ी सी उसका कोई मसला हुआ है कोई तर्जुमा करने के लिए, तो आपने फ़ौरन कहाँ पे चले जाना है, आपने उर्दू में चले जाना है, और आपने फ़ौरन कहाँ चले जाना है, आपने सेक्शन 32 पे जाना है, और आपने अब जाके तो ये क्या था, यही था, हाँ, ये सब कोई नशा आवर दवा, जहन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय जो कानूनी तौर से दरामद, मुंतकल, तैयार, कब्जा में या फ़रोख्त की गई हो कि हमरा या मज़ीद बरा कोई नशा आवर, जहन को मुतासर करने शय, मुंजबत शय जो कि ज़ैली दफ़ा 1 तहत ज़ब्ती की मस्तूर है, और ऐसे बर्तन या पैकेज, सवारियाँ, कश्तियाँ और दीगर सवारियाँ जो मज़कूरा नशा आवर अद्विया को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाएँ, इसी तरह से काबिल ज़ब्ती होंगी। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। Provided that no vehicle, vessel or other conveyance shall be liable to be confiscation unless it is proved that the owner thereof knew that the offence was being or was to be committed। तो confiscation करने का जो पैरामीटर होगा वो नॉलेज होगा उस शख्स का कि उसको पता होना चाहिए कि मैं ड्रग लेके जा रहा हूँ। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है, वो तो उबर वाला था और उसने सामान रखा और वो उसको लेके जा रहा था, तो यहाँ पे फिर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, सेक्शन 20-21 के तहत उसने एक आर्टिकल को जो है वो सीज कर लिया, सेक्शन 27 के तहत उसने कोर्ट में पेश कर दिया, और सेक्शन 32 के तहत कोर्ट ने जहन बना लिया कि इसको कन्फिस्केट करना है। और अब सेक्शन 33 बताता है कि कन्फिस्केशन का तरीक़ेकार क्या होगा। इन द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट वेयर द अक्यूज इज कन्विक्टेड और एक्विटेड, द स्पेशल कोर्ट शैल डिसाइड वेदर एनी आर्टिकल फ्रोजन और सीज इन कनेक्शन विद इज लायबल टू बी कन्फिस्केशन। सेक्शन 32 ने पैरामीटर बताए थे कन्फिस्केशन के, और सेक्शन 33 बताता है कि ये फाइनल फैसला जो है वो ट्रायल के बाद होगा, और ये स्पेशल कोर्ट ने फैसला करना है। Whenever any article seized under this act appears to be liable to under section, but the person who committed the offence in connection is not known or cannot be found, the special court may inquire into and decide such liability and may order confiscation accordingly। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आर्टिकल रिकवर हो गया लेकिन बंदा एब्सकॉन्ड कर गया या ट्रेस नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी स्पेशल कोर्ट जो है वो उस आर्टिकल की कन्फिस्केशन का ऑर्डर जो है वो कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन
confiscation of any article shall be made only the expiry of 1 month from the date of freezing or seizure। 1 मंथ, अब ये देखें ना, आप टेबल बनाएं 1 मंथ का टेबल बनाएं। तो और मैं आपको एक फार्मूला बताऊं, देखें ये आपके लिए बड़ी नेमत है, ये स्मार्टफोन और ये जो है वो क्या कहते हैं, स्मार्टफोन और ये जो हैं वो क्या कहते हैं आपको लैपटॉप वगैरह, यहाँ लिखे मंथ, ठीक है। अब देखिए मंथ का वर्ड जो है वो पूरे इसमें कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा। ये देखें ऊपर आ रहा है, 1 दफ़ा यहाँ आया है एक्सपायरी 1 मंथ, और एक कहाँ पे जाके आया है, द फेडरल गवर्नमेंट गिव अप्रूवल फ्रॉम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। तो इसका आप एक टेबल बना छोड़ें। अब आपको पता चल गया मंथ जो है वो सिर्फ 2 दफ़ा CNSA में आया, या 1 मंथ आया या 3 मंथ आया, ठीक है। तो ये अब अच्छा, अब ईयर्स बना लें, इसमें पनिशमेंट वाले ईयर्स निकाल दीजिएगा, और बाकी आप देखें तो 21 दफ़ा ईयर्स का जो है वो जिक्र आया है। तो पनिशमेंट वाले छोड़ के बाकी वो ईयर सारे आप देख लें और उसका जल्दी से एक टेबल बना छोड़ें, ठीक है। तो वो जो है वो आपके लिए ईयर का अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो टेबुलर फॉर्म में आपके लिए जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। होप कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद है 1 माह के अंदर, अच्छा 1 माह तक वो सब्र करेगा कि उसको कि कोई आए, कोई आके उसको क्लेम करे, ठीक है। फिर उसके बाद कन्फिस्केशन का जो है वो ऑर्डर होगा। Provided further that if any article other than a narcotic drug, cyclone or control is liable to speedy and natural decay, or in case of vehicle, the Director General Anti-Narcotic Force or any other officer other than in official government by federal government is of opinion that the sale of such article or vehicle is for the benefit of the owner, he may, with the approval of the special under after due notice to the owner and by public auction, direct that the article or the case may be the vehicle is sold in accordance with the rules made under this act, and the sale proceeds shall be disposed in National Fund for Drug Abuse till the final judgment of the court। अगर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है तो वो DG एंटी नारकोटिक फोर्स जो है या कोई और ऑथोराइज ऑफिसर जो है वो उस पेरिशेबल या वो व्हीकल को या आर्टिकल को वो क्या करेगा, बेच देगा, और दौराने ट्रायल और उसका जो प्रोसीड होगा, जो पैसे होंगे वो इसमें जमा करवा देगा। अच्छा, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसके साथ ये वो कंफ्यूज कर सकता है DG की पावर्स को, डायरेक्टर जनरल। तो अगेन आप लिखें इधर डायरेक्टर जनरल, तो ये जी अब आप डायरेक्टर जनरल, तो ये देखें, अब ये आप एक टेबल बना लें डायरेक्टर जनरल का, जो आपको पावर लगे वो लिख लें। अगर बिला वजह नाम लिखा हुआ है फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर जनरल की सारी पावर जो है उनको एक जगह पे आप कॉपी पेस्ट कर लें, तो ये 2 मिनट में ये सर्च लगा के 2 मिनट में आपका वो बन जाएगा, क्या कहते हैं उसको, वो बन जाएगा आपका टेबल, ठीक है। और उसको फिर याद करना आपके लिए जो है वो बड़ा जो है वो इजी होगा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल की डेफिनेशन भी दी हुई है। अच्छा जी, अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। If on adjudication or as the case may be, in case of appeal, the vehicle or as the case may be an article so sold is found not to have been liable to such। अच्छा, आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर तो बड़ा डेप्थ में जा रहे हैं भाई, जब कंपटीशन का एग्जाम हो ना तो फिर जाना पड़ता है, फिर एक एक नंबर के लिए जान मारनी पड़ती है, ठीक है। इफ ऑन एडजुडिकेशन और एज द केस में बी, इन केस ऑफ अपील, द व्हीकल और द केस में बी एन आर्टिकल सो सोल्ड इज फाउंड नॉट टू हैव बीन लायबल टू सच, द एंटायर सेल प्रोसीड शैल बी हैंडेड ओवर टू द ऑनर। अगर ट्रायल के बाद लगे कि भाई ये तो ज्यादती हो गई है, वो प्रॉपर्टी तो जो थी वो तो यानी थी नहीं, ऑफेंस में इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो फिर वो पैसे जो हैं उसको थमा दिए जाएंगे ऑनर को, ले जाते ऐश कर। अच्छा, उसके बाद सब रूल 4 है, अ नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक कंट्रोल सीज अंडर दिस एक्ट शैल बी डिस्पोज ऑफ अंडर सेक्शन 516A ऑफ CRPC। और वो जो ड्रग है वो आर्टिकल तो बेच दिया ना, और जो वो क्या कहते हैं जो ड्रग है वो जो CRPC में 516 में प्रोसीजर लिखा है उसके तहत जो है उसको क्या किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है।
अब वो जब हम CRPC में वो देखेंगे उसको, तो फिर उसको देख लेंगे या आप देख लें। फेडरल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, द फेडरल गवर्नमेंट में अच्छा ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बल्कि आया भी था कि ये जो फेडरल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है ये किस प्रोविजन के तहत इस्टेब्लिश हुई है, तो ये सेक्शन 34 के तहत जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन सी प्रोविजन के तहत अपॉइंट हुआ है, वो सेक्शन 35 के तहत अपॉइंट हुआ है। द फेडरल गवर्नमेंट में एज सून एज मे बी आफ्टर द सेट अप ए फेडरल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एज सच अदर इंस्टीट्यूट्स एंड नारकोटिक टेस्टिंग रिसर्च laboratory or notify other laboratory or institute to be a federal narcotic testing laboratory carrying out the purpose of this act। खुद ही तर्जमा कर लें या उर्दू से पढ़ लें, बहुत ईजी है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वे व्हेन एवर डीम सेट अप प्रोविंशियल नारकोटिक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, ठीक है। फेडरल करेगी और प्रोविंशियल करेगी। गवर्नमेंट एनालिस्ट, द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपॉइंट एज सच पर्सन आई थिंक फिट हैविंग द prescribed quality to be federal government analyst or as the case में provincial government or such areas and in respect of such knowledge psychotropic controls as may be specific। खुद ही पढ़ ले, बड़ा easy है। Report of government analyst, the government analyst to whom a sample of any narcotic or psychotropic control has been submitted for test and shall deliver to the person submitting it a signed report in quadruplicate in the prescribed form and forward one copy thereof to such authority as may be। वो उसको जो है उसकी रसीद देगी, वो साइनशुदा रिपोर्ट देगी जिसकी कितनी 4 परतें होंगी और एक कॉपी वो किसको वो करेगी फॉरवर्ड, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है वो फॉरवर्ड करेगी। इसको थोड़ा सा जो है हम लोग जो है वो ज़ब्त करने का तरीक़ेकार पढ़ लिया भाई। वो सरकारी तज्ज़ियाकार ये भी पढ़ लिया। हाँ, सरकारी तज्ज़ियाकार की रिपोर्टें, सरकारी जिसको के भेजा तो वो एक दस्तखत वो जोहरी नकल 4 में भेजने वाले शख्स के हवाले करेगा जो लेके गया था और उसकी एक नकल मुतलका अथॉरिटी को जो है वो क्या करेगा, भेजेगा, ठीक है। अच्छा जी, notwithstanding anything contained in there for the time being force any document purported to be reported signed by government and it shall be admissible as evidence of the fact stated then without formal proof and such evidence shall unless rebutted be conclusive। अच्छा, ये उसने गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो है वो रिपोर्ट साइन की है या नहीं है, वो जो भी उसने साइन कर दिया वो जो है वो एविडेंस में वो एडमिसिबल होगा कि विदाउट इस चीज़ के प्रूफ के कि क्या उसने ये साइन किए हैं या नहीं किए। ये ना हो कि वो बाद में पार्टी ये कहे जी चूँकि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट ने आके अपने साइन कबूल नहीं किए लिहाजा ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे नहीं होगा। वो सब सेक्शन 2 ये कहता है सेक्शन 36 का कि वो पढ़ा जा सकता है। लो जी, कांग्रेचुलेशन आप लोगों को मुबारक हो। हमने जो है एक और चैप्टर 3 जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो था उसको हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब पीछे कुछ भी नहीं रह गया, अब जो है वो बहुत इजी है। कमेंट कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।